हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल ऐमन एकेडमी पर। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो दोस्तों, इसी शेर के साथ मैं आज का नया बैच शुरू करने जा रहा हूं। किन लोगों के लिए? डीएलएड वालों के लिए। जो बच्चे डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका सिलेक्शन पक्का हो जाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल से जुड़िए और आपको जो है पूरा सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा अगर आप हमारे बताए हुए लाइन के मुताबिक तैयारी करेंगे। तो आज की पहली क्लास हम डीएलएड वालों के लिए लेकर के आए हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, या लाइव क्लास आऊं तो नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास इस शेर के साथ कि मिटा दो अपनी हस्ती को, कि अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, गुले गुलजार होता है। तो चलिए आज के पहले सवाल पर चलते हैं दोस्तों। आज का फर्स्ट सवाल क्या है? आज का पहला सवाल है, मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई? बताइएगा आप लोग। अगर आप लोगों ने 12th क्लास में अच्छी से पढ़ा होगा, उर्दू अच्छे से थोड़ी तवज्जो से पढ़ी होगी, तो आप मिर्जा गालिब, इसको कौन नहीं जानता, इसको सभी जानता है। छोटे छोटे बच्चे, गली के कोचे के बच्चे बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको नहीं मालूम तो हम बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। चलिए हम पहले सवाल पर देखते हैं, मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई। चलिए हम मिर्जा गालिब के बारे में थोड़ी सी डिटेल से जान लेंगे। मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई, कहां पैदा हुए, तो पहले जानेंगे। मिर्जा गालिब जो है आगरा में पैदा हुए, ठीक है। इंतकाल कहां हुआ, तो मिर्जा गालिब का इंतकाल दिल्ली में हुआ। और मिर्जा गालिब मदफून कहां हुए, तो निजामुद्दीन बस्ती के अंदर मिर्जा गालिब को दफन किया गया, ठीक है ना, निजामुद्दीन बस्ती के अंदर। समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान में बैठाइएगा। कोई भी सवाल आपसे आ सकता है, ऐसा नहीं कि जो सवाल मैं लाया हूं वही आ सकता है, इसलिए मैं उस सवाल से जो रिलेटेड चीजें हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूं। उदय हिंदी किनके खुतूत का मजमुआ है, तो क्या बोलेंगे, ये मिर्जा गालिब के खुतूत का मजमुआ है। ठीक है, उर्दू मोहल्ला ये किनके खुतूत का मजमुआ है, तो क्या बोलेंगे, मिर्जा गालिब के खुतूत का मजमुआ है, ठीक है ना। मिर्जा गालिब की पैदाइश कब हुई, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, 1797 ईस्वी में मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई, ठीक है। इंतकाल कब हुआ, तो 1869 ईस्वी में मिर्जा गालिब का इंतकाल हुआ। इतनी सारी चीजें मिर्जा गालिब के बारे में हम जान गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 1797 में मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई। समझ गए ना दोस्तों। चलिए, अगर क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो आप लाइक बटन को दबाइएगा, और अगर इस तरह की क्लासेस आपको डेली चाहिए, ये न्यू बैच है, मैं आज पहली क्लास लेकर आया हूं, डेली चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए हम आज के दूसरे सवाल पर चलते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, अमेरिका का रॉकफेलर किस तेल की तिजारत करता था? बताते चलिएगा आप लोग। अमेरिका का रॉकफेलर, आप 12th की पढ़े ना, तैयारी किए हैं तो सब मालूम होगा। अमेरिका का रॉकफेलर किस तेल की तिजारत करता था? मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, आंवला का तेल, जैतून का तेल। इसी तरह ये डीएलएड के एग्जाम में आपको, ये सब एग्जाम में, डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में ये सवाल आपको जरूर पूछेगा। इससे प्रीवियस पेपर के भी मैं कई सवाल जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए, उनके भी कई सवाल आपके इस क्वेश्चन की लिस्ट में मैं शामिल किया हूं। तो आखिर तक बने रहिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपके डीएलएड के एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। उर्दू रखें तो आपका सिलेक्शन पक्का है, बशर्ते कि जो गाइड मैं आपको दूं, जिस तरह मैं बताऊं उस तरह से आप अमल करके तैयारी करें, ठीक है। चलिए, तो अमेरिका का रॉकफेलर किस तेल की तिजारत करता था? क्या बोलेंगे दोस्तों, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, आंवला का तेल, जैतून का तेल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। किस तेल की? मिट्टी का तेल की तिजारत करता था। चलिए सवाल नंबर 3 देखेंगे, मजमून मिट्टी का तेल के मुसन्निफ कौन है? क्या है सवाल, मजमून मिट्टी के तेल के मुसन्निफ कौन है? मुसन्निफ यानी जिन्होंने लिखा है उस मजमून को, किस मजमून को? मिट्टी के तेल के मजमून को कौन लिखने वाले हैं? तो राइट आंसर फरहतुल्लाह बेग नहीं,
इस ये तो इसका डिप्टी नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी है ये दोस्तों, ये तो कट जाएगा। नुसरतुल्लाह बेग, ये भी नहीं होगा। नुसरतुल्लाह बेग तो इनके मिर्जा गालिब के चचा का नाम है दोस्तों। ख्वाजा हसन निजामी, ख्वाजा हसन निजामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ख्वाजा हसन निजामी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। सैयद सुलेमान नदवी ने आला तालीम कहाँ हासिल किया? क्या है सवाल? सैयद सुलेमान नदवी ने आला तालीम कहाँ हासिल किया? बताइएगा आप लोग, कहाँ हासिल किया था? नदवतुल उलमा लखनऊ, दारुल उलूम देवबंद, मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर या दारुल उलूम देवबंद। ये कब पैदा हुए थे? 1846 ईस्वी में पैदा हुए थे। कौन? सैयद सुलेमान नदवी। कहाँ पैदा हुए थे? ये अजीमाबाद में पैदा हुए थे, जिसको हम पटना कहते हैं। अजीमाबाद में पैदा हुई, यानी पटना में पैदाइश हुई थी किसकी? सैयद सुलेमान नदवी की। तो ये कहाँ से आला तालीम हासिल किए थे? नदवतुल उलमा लखनऊ से आपने आला तालीम हासिल की थी। ठीक है ना? चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। सैयद सुलेमान नदवी किस यूनिवर्सिटी से डीलिट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया? किसको? सैयद सुलेमान नदवी को किस यूनिवर्सिटी से डीलिट की एजाजी डिग्री से नवाजा गया? जामिया मिल्लिया इस्लामिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सैयद सुलेमान नदवी को कौन सी डीलिट की डिग्री से, डीएलएड मत समझ लीजिएगा, ये डीलिट है, डीलिट, इसकी डिग्री से नवाजा गया। ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 6। हम आपके लिए 50 सवाल की लिस्ट लेकर के आए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे ताकि हमारा वक्त भी बचे और हमारे ढेर सारे सवालात भी हो जाए। ठीक है? चलिए क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो क्लास को आपके जितने दोस्त अहबाब डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं सभी तक शेयर कीजिए। आपके मोबाइल में जितने ग्रुप हैं सारे ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि मैं इससे बेहतर से बेहतर क्लासेस आपके लिए लेकर के आ सकूं। चलिए सवाल नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। इनमें से सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ कौन है? तसनीफ जानते हैं आप लोग? तसनीफ जानते होंगे। सैयद सुलेमान नदवी की इसमें से तसनीफ कौन है? तसनीफ यानी को लिखने वाले, किताब लिखने वाले को मुसन्निफ कहते हैं। जो चीज उन्होंने लिखी है वही उसकी तसनीफ है। जो मुसन्निफ ने जो चीजें लिखी है वो उसकी क्या है? तसनीफ है। तो जो किताब उन्होंने लिखा वही तसनीफ है। ठीक है ना? चलिए सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ हयात सादी, नुकूसे सुलेमानी, अल फारूक अल मामून। या अल फारूक और मामून तो मिर्जा से किसकी है? ये शिबली नोमानी की है। ये शिबली नोमानी कौन है? याद रखिए, ये शिबली नोमानी सैयद सुलेमान नदवी के कौन है? सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद हैं। हयात सादी ये किसकी लिखी हुई है? तो ये अल्ताफ हुसैन हाली की लिखी हुई है। किसकी लिखी हुई है दोस्तों? अल्ताफ हुसैन हाली। तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं हुआ, तो बचा कौन? बचा आपके सामने नुकूसे सुलेमानी। तो नुकूसे सुलेमानी किसकी है? ये सैयद सुलेमान नदवी की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर सवाल नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। सीरत के मौजू पर सैयद सुलेमान नदवी की कौन किताब है? सीरत के मौजू पर सैयद सुलेमान नदवी की कौन किताब है? बताइएगा आप लोग। आप लोग पढ़े हैं, 12th में पढ़ाया कि आप लोगों को सीरत सुलेमान नदवी, सीरत के मौजू पर। सीरत जानते हैं ना? सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में, जिंदगी के बारे में, उनकी हयात मुक़द्दस के बारे में, हयात मुक़द्दस के बारे में लिखते हैं, उसी को कहते हैं सीरत की किताब कहते हैं। किसको? सीरत की किताब। ठीक है ना? तो सीरत के मौजू पर सैयद सुलेमान नदवी की कौन किताब है? शर्फ आलम, हिकमत आलम, रहमत आलम, सीरत मोहम्मदिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। रहमत आलम किसकी किताब है? ये सैयद सुलेमान नदवी की है। समझ गए ना दोस्तों? ठीक है। चलिए ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो ये 620 47 25 630 इस नंबर पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। मैसेज करके, व्हाट्सएप करके या कॉल करके ये नंबर जो है ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है दोस्तों, फ्री में दिया जाएगा आपको। चलिए सवाल नंबर 8 देखेंगे दोस्तों। वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किया? क्या है सवाल? क्या है आपका कि वजीर आगा ने किस मौजू पर पीएचडी किया? तनकीद, ये तकीद लिखा गया है, तनकीद के मौजू पर या तंजो मज़ाह के उर्दू शायरी सवानेह निगारी, सवानेह निगारी। तो कौन से मौजू पर वजीर आगा ने? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। तंजो मज़ाह के मौजू पर जो है पीएचडी किसने किया था? वजीर आगा ने। आप बोलेंगे ये तंजो मज़ाह क्या है सर?
तंजो मजाह बताता हूं। तंजो मजाह का मतलब होता है हंसी, हंसी व मजाक, हंसी व मजाक, जिसमें तंज किया जाए और मजाक उड़ाया जाए, तंज किया जाए और मजाक किया जाए या मजाक उड़ाया जाए। तो तंजो मजाक का मतलब होता है हंसी व मजाक। यानी कुछ अशार के शेर ऐसे होते हैं जिसके अंदर हंसी भी होती है और किसी पर तंज भी होता है, यानी कि उसको हम इनडायरेक्टली कुछ कह करके उसको राहे रास्ते पर लाना चाहते हैं, यही तंजो मजाक कहलाता है। समझ गए ना दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 9 पे चलेंगे। सवाल नंबर 9 है वजीर आगा तंजो मजाक के अलावा और किस सिनफे अदब के लिए जाने जाते हैं, बताइएगा। वजीर आगा तंजो मजाक के अलावा किस सिनफे अदब के लिए जाने जाते हैं? गजल गोई, नज़म निगारी, मुर्शिद निगारी, ये कसीदा गोई। तो क्या है सही जवाब इसका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तंजो मजाक के अलावा वजीर आगा जो है किसके लिए जाने जाते हैं? नज्म निगारी के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। देखिए सवाल नंबर 10 देखेंगे। इंसाइया, सवाल नंबर 10 क्या है? इंसाइया के हुदूद और दायरे कार का तयन किसने किया? हुसैन अजीम आबादी, अहमद जमाल पासा, वजीर आगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसाइया के हुदूद और दायरे कार का तयन किसने किया था? तो वजीर आगा ने किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वजीर आगा। हुदूद तो जानते हैं, यानी इसके कंडीशन से क्या है, कंडीशन से क्या है और इसके राइट से क्या है, इसके राइट से क्या है, यानी कौन शख्स जो है इंशाइया लिख सकता है। इंशाइया लिखने के लिए हुदूद और दायरा क्या है, हुदूद और दायरा क्या है, उसी को कहा। तो वजीर आगा ने ही इंशाइया के हुदूद और दायरे का तयन किया था। समझ गए। सवाल नंबर 11 देखेंगे दोस्तों। इनमें से वजीर आगा की इंशाइयों का मजमुआ कौन है? क्या सवाल है? इनमें वजीर आगा की इंशाइयों का मजमुआ कौन है? चोरी से यारी तक, इंशाइए, गंज हाय गरमा और कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चोरी से यारी तक ये किसकी इंशाइयों का मजमुआ? तो क्या बोलेंगे? वजीर आगा के इंशाइयों का मजमुआ है। चलिए सवाल नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। सीवान के किस कॉलेज में, किसी यहां लिखा चला गया, किस कॉलेज में अहमद जमाल पासा लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए? सीवान के किस कॉलेज में अहमद जमाल पासा लेक्चरर की हैसियत से? ओरिएंटल कॉलेज, मिल्लत कॉलेज, आफाक इस्लामिया कॉलेज। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आफाक इस्लामिया कॉलेज में क्या हुए थे? ये लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए थे। कौन कौन? अहमद जमाल पासा। चलिए सवाल नंबर 13 देखेंगे दोस्तों। अहमद जमाल पासा की वफात कब हुई? सवाल क्या है 13 में? अहमद जमाल पासा की वफात कब हुई? 1986, 1987, 1988, 1989, 1989। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1987, यानी 1987 में जो है अहमद जमाल पासा की क्या हुई थी? वफात हुई थी। ठीक है। चलिए अगले सवाल पर, सवाल नंबर 14 देखेंगे। सवाल नंबर 14 में है अहमद जमाल पासा की किताब कौन है? उफक, अल फारूक, लज्जत आज़ार, इंशाइए। तो सही जवाब इसका अहमद जमाल पाशा की किताब कौन सी है? तो लज्जत आज़ार। ये किसकी किताब है? अहमद जमाल पाशा की। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 15 में है बागो बहार में कितने दुर्वेशों का तज़किरा है? 3 का, 2 का, 4 का, 5 का। दुर्वेश अगर पूछे तो 4 है। अगर किससे पूछ ले तो क्या बोलेंगे? कितने किस्से बयान किए गए? तो क्या बोलेंगे? 5 किस्से। आप कहेंगे किस्से? बागो बहार ये वो किताब है जो किस्से चार दुर्वेश से तर्जुमा की गई है। किस्से चार दुर्वेश की से तर्जुमा किया गया है इस किताब को। कौन से? बागो बहार को। ठीक है। तो इसमें कितने, चार का मतलब फारसी में क्या होता है? 4 होता है, इसलिए इसके अंदर 4 किस्से। और अगर बोल देंगे कितने कितने दुर्वेशों का, दुर्वेश यहां अगर कह दिया तो 4 दुर्वेश हैं, तो इसलिए 4 दुर्वेशों के किस्से बयान किए गए। लेकिन पूरे टोटल किस्से इसके अंदर 5 बयान किए गए हैं। एक बादशाह आजाद बख्त का, एक बादशाह उसके अंदर है जिसका नाम है आजाद बख्त, उसका भी किस्सा है। तो 4 दुर्वेश के अंदर यानी बागो बहार के अंदर कुल कितने किस्से दोस्तों बयान किए गए? 5 किस्से। उसमें से 4 दुर्वेश के हैं और एक बादशाह के, टोटल 5 किस्से। लेकिन यहां पूछा बागो बहार में कितने दुर्वेशों का है, बादशाह का नहीं पूछा। तो क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 देखते हैं। सवाल नंबर 16 है आपका
दिल्ली शहर पर किस बादशाह का हमला हुआ था? नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, तैमूर लंग, बाबर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर नादिर शाह का हमला हुआ था। चलिए सही जवाब ऑप्शन। सवाल नंबर 17 देखेंगे, गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? गंज खूबी किस किताब का तर्जुमा है? गुलिस्तान, बोस्तान, बागो बहार, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। गुलिस्तान का गंज खूबी तर्जुमा, यानी गुलिस्तान का तर्जुमा जिस किताब से क्या गया वो गुलिस्तान है, उसका नाम क्या है? गंज खूबी है। ठीक है, गंज खूबी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। सवाल है, मीर अमन किसके तवस्सुस से जॉन गिलक्रिस्ट से मिले? मीर अमन कौन है? ये यही वो है जिन्होंने बागो बहार को लिखा। बागो बहार लिखने वाले कौन है? सवाल आपसे पूछ लेगा बागो बहार के मुसन्निफ कौन है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? मीर अमन। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, मेरे प्यारों? क्या बोलेंगे? मीर अमन ने लिखा है। किसको? बागो बहार को। कब लिखा? तो 1802 ईस्वी में लिखा। तो कहां पे लिखा? फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा। क्या बोलेंगे? फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखा गया। ठीक है, फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है, तो यहाँ क्या, मीर अमन किसके तवस्सुस से जॉन गिलक्रिस्ट से मिले थे? मीर बहादुर, मीर हसन, मीर बहादुर अली हुसैनी, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मीर बहादुर अली हुसैनी। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए डीएलएड में, आप चाहते हैं कि आपको भी कामयाबी मिले, तो थोड़ी सी मेहनत कीजिए, थोड़ी सी नींद को कुर्बान कीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए पढ़ाई के पीछे। देखिए कैसे नहीं सिलेक्शन होता आपका। अगर डीएलएड में सिलेक्शन हो गया, आपको एक सीट मिल गई, 2 साल आप तक बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपकी इस एग्जाम के साथ और आने वाले एग्जाम बीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, सीटेट की भी तैयारी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा फील्ड मिलने वाला है आपको, एक पढ़ाई के मैदान को खोलने के लिए। तो आप तवज्जोही बेतवज्जोही से हटकर तवज्जो दीजिए क्लास की तरफ, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ाई कीजिए। देखिए आपकी सीट को कौन रोकता है। ठीक है ना। अगर मेरे दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं वो आप तक फौरन पहुंचे, नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे और आप वीडियो के जरिए अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बागो बहार बहार की तकमील किस साल हुई? तो किस साल हुई मैं बताया ना अभी। बागो बहार कौन से साल में लिखा गया? तो मैं बताया था 1802 ईस्वी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बागो बहार की तकमील जो है 1802 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम अगले, आतिशपारे की इशाअत कब हुई? सवाल क्या है? आतिशपारे की इशाअत कब हुई? 1935, 1936, 1937, 1938। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1936 में क्या हुआ था? आतिशपारे की इशाअत हुई थी। चलिए अगले सवाल पर देखें। तकसीम मुल्क के मौजू पर मंटू का लिखा गया अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तकसीम मुल्क के मौजू पर मंटू का कौन सा अफसानवी मजमुआ है? नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे धुआं, या सियाह खां? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो है ये जो है सियाह खां जो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये तकसीम मुल्क के मौजू पर लिखी गई। किनका अफसाना है? सादत हसन मंटू का है। ठीक है ना। किस मौजू पर है? तकसीम मुल्क के मौजू पर। चलिए सवाल नंबर 22 देखेंगे। इसमें क्या है दोस्तों? सवाल नंबर 22 में इनमें कौन मंटू का अफसानवी मजमुआ नहीं है? इनमें कौन? चौगद, ये चंद नहीं है, चौगद। क्या है? ये चौगद है। अलाव है, सरकंडों के पीछे धुआं। तो चौगद भी किनका है? सादत हसन मंटू का है। सरकंडों के पीछे और धुआं, ये भी सादत हसन मंटू का नहीं है। तो अलाव, ये अलाव नहीं है। ये किसका है अलाव? जो ये सैयद मोहम्मद मोहसिन का है, या जो है इसी के बारे में शायद है। इसको कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिएगा। अलाव मैं अगले क्लास में आपको बता दूंगा कि अलाव जो है ये किनका, सैयद मोहम्मद मोहसिन का। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये किनका अफसानवी मजमुआ। ठीक है ना अलाव? ठीक है, आप लोग पढ़े हैं, ये सारी चीजें पढ़ाई गई है आपको 10th क्लास में, 12th में। ये उसी के उठाए हुए क्वेश्चन है और आपको डीएलएड में वहीं से पूछता है और कहीं से नहीं पूछता है। आपको इस क्लास के साथ मैं ग्रामर भी ऐसे करा दूंगा कि ग्रामर के जो 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 2/2 आप उसको सॉल्व करके चले आइएगा। मैं प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन भी लाऊंगा और उस ग्रामर को लाइन बाय लाइन समझाऊंगा,
ताकि उसमें आपको याद करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 23 देखेंगे। इनमें से किस अफसाने की वजह से मंटू फहस गोई का इल्जाम लगाया? मंटू पर इनमें से कौन से अफसाने की वजह से फहस गोई का इल्जाम लगाया गया? काली सलवार, टूबा टेक सिंह, ताश का पत्ता, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर काली सलवार, इसकी वजह से। उसके बाद जो है आपको ऊपर ऊपर नीचे, ये भी उन्हीं का अफसाना है। दरमियान, इसकी वजह से भी उस पर ये लगा, ऊपर नीचे दरमियान, काली सलवार। उसके बाद एक है उसकी खोल दो, ये भी है उनके अफसानवी मजमुआ, तो इस पर भी उन पर फहस गोई का इल्जाम लगा। ठीक है ना, काली सलवार, ऊपर नीचे दरमियान, खोल दो, ये सारे उनके अफसानवी मजमुए थे जिस पर उन पर फहस गोई का इल्जाम लगा और उनको जेल भी जाना पड़ा। किनको? सादत हसन मंटू को जेल भी जाना पड़ा। चलिए हम सवाल नंबर 24 देखेंगे दोस्तों। मंटू का इंतकाल कब हुआ? तो ये तो सबको मालूम होगा, मंटू का इंतकाल कब हुआ, अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़े हैं तो 12th में याद होगा। 1955 ईस्वी में मंटू का इंतकाल हुआ। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। मंटू की वफात कहाँ हुई? सादत हसन मंटू की, ये भी आप लोग पढ़े होंगे, अमृतसर में, जालंधर में, लाहौर में, लुधियाना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, मंटू का इंतकाल जो है कहाँ पे हुआ था? अमृतसर में मंटू का इंतकाल हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 26 देखेंगे दोस्तों। मंटू किस मोहलिक मर्ज में मुब्तला हुए? बीनाई, कैंसर, अमराज कल्बी, ज़िबियातिस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अमराज कल्बी के मर्ज में जो है मंटू मुब्तला हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 27 देखेंगे। जिलानी बानो किस अफसानवी मजमू, जिलानी बानो के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। रोशनी की मीनार, रोशनी की रफ्तार, कलीसा, कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रोशनी के मीनार जो है जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ है। ठीक है ना, सवाल आपको इस तरह पूछ देगा, रोशनी के मीनार, रोशनी के मीनार किसका अफसानवी मजमुआ है? अफसानवी मजमुआ है, क्या कहेंगे दोस्तों? रोशनी के मीनार जो है ये जिलानी बानो का अफसानवी मजमुआ है। समझ गए ना चीजों को अच्छे से? कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपकी डाउट को क्लियर करने के लिए हम हमेशा रेडी हैं। आप ही को तो पढ़ाने के लिए, आपको मंजिल मिल जाए हम कामयाब, आपको मंजिल नहीं मिले हम नाकाम। हमारी 100% कोशिश है कि आप जितने बच्चे जो है फॉर्म भरे हैं डीएलएड के, सबका सब सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि उर्दू वालों का होना आसान है। क्यों आसान है? कि और के मुकाबले में यहाँ उर्दू वालों के लिए कंपटीशन जो है थोड़ी कम हो जाती है, और उर्दू पर थोड़ी सी तवज्जो दे दिए आप, लगातार 10 दिन क्लासेस उर्दू के देख लिए आप, आसानी से आपका सिलेक्शन होना पक्का है। ठीक है ना, कोई नहीं आपको सिलेक्ट करने से रोक सकता। चलिए सवाल नंबर 28 देखेंगे। ईवान गजल के अलावा जिलानी बानो का नाविल कौन है? इसमें एक सवाल क्या है, ईवान गजल के अलावा जिलानी बानो का नाविल कौन है? बारिश के कतरे, बारिश संग, रगों की बारिश, नुमा, बदनुमा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बारिश संग। ईवान गजल के अलावा जिलानी बानो का नाविल कौन सा है? बारिश संग। ये दो ही नाविल हैं उनके, दो ही नाविल हैं। किनके? किनके जो है जिलानी बानो के। कौन कौन नाविल हुए? एक जो है कौन हो गया? एक ईवान गजल, ईवान गजल, गजल सुनेगा तो कहेगा शेरी मजमुआ है, और बारिश संग, बारिश संग। समझ में आ गई? चलिए सवाल नंबर 29 देखेंगे दोस्तों। सफी जावेद का पहला अफसाना कौन था? बताइएगा, सफी जावेद का पहला अफसाना कौन था? आर्ट और तंबाकू, दायरे से बाहर, खुली जो आंख, तारीफ उस खुदा की। तो ये सारे अफसाने सफी जावेद के ही हैं, लेकिन उनका पहला अफसाना जो है आर्ट और तंबाकू है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आर्ट और तंबाकू, ये सफी जावेद का पहला अफसाना है। चलिए हम अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 30 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 30 में क्या पूछा गया आपसे? सफी जावेद एक, सफी जावेद, जावेद लिखा चला गया, जावेद, सफी जावेद इन आर्ट और तंबाकू की रिसाला कौन से रिसाले में शाये हुआ? ये सवाल यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। आर्ट और तंबाकू, तंबाकू कौन से रिसाले में शाये हुआ? कौन से रिसाला में शाये हुआ? तो क्या बताइएगा आप? तो सफी जावेद का आर्ट और तंबाकू रिसाला उफ़क़ में शाये हुआ। किसमें? कौन से रिसाला? रिसाला उफ़क़ में आर्ट और तंबाकू रिसाला शाये हुआ। ठीक है, ये कहाँ छपता था? दरभंगा में।
कहां से छपता था ये? उफ करे साला दरभंगा में। चलिए अगले सवाल पर देखेंगे। सवाल नंबर 31 क्या है दोस्तों? सवाल नंबर 31 है, इनमें से शफी जावेद का अफसाना कौन सा है? अलाओ, अनोखी मुस्कुराहट, तारीफ उस खुदा की, फरार। तो ये अनोखी मुस्कुराहट, अलाओ और फरार ये सब किसके? सैयद मोहम्मद मोहसिन के हैं, सैयद मोहम्मद मोहसिन के। लेकिन जो है तारीफ उस खुदा की, ये किनका अफसानी मजमुआ है? ये शफी जावेद का, अभी बताया था, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 32 देखेंगे दोस्तों। 32 में क्या पूछा है? इंसान भूले बिसरे गीत का मरकजी किरदार कौन है? आम, अजीज अहमद, रशीद अहमद, सईद अहमद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवा अजीज अहमद। कौन है भूले बिसरे गीत का मरकजी किरदार? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अजीज अहमद जो है भूले बिसरे गीत का मरकजी किरदार है। समझ गए ना दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 33 देखेंगे। सवाल इब्राहिम सुक्का, समझ गए बच्चों? इब्राहिम सुक्का का उर्फी नाम क्या था? अब्बू, अत्तू या फज्जू या फज्जू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम सुक्का का क्या नाम था? अब्बू नाम था, अब्बू नाम था, ठीक है। जो है ये किस नाम से मशहूर थे? अब्बू के नाम से। नाम असल क्या था? इब्राहिम सुक्का, ठीक है। इसकी कहानी आप लोगों ने सुनी होगी 12th में, लंबी कहानी है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो दूसरी वीडियोस में मैं क्लास 12th की जो क्लासेस कराया हूँ एमएन एकेडमी के प्ले लिस्ट पर, वो सारी कहानियां मौजूद है, वहां से जाकर के आप देख ले सकते हैं। आपके पास उतना वक्त नहीं है कि अभी कहानी सुने, आप पहले पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जितने वीवीआई क्वेश्चन है मैं लेकर आ रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए, थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। मगर आप तवज्जो नहीं देंगे, बेतवज्जोही से काम लेंगे तो आपको सारे के सारे स्टूडेंट पीछे छोड़ देंगे, वो आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए आप आगे बढ़ने वालों में से रहिए। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। चलिए सवाल नंबर 34 देखेगा। अब अफसाना इब्राहिम सुक्का में किस गांव का तज़किरा है? यहाँ अफसाना इब्राहिम सुक्का में किस गांव का तज़किरा है? इब्राहिम सुक्का में किस गांव का? घोरन, धोरन, सोरन, मोरन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर तो धोरन गांव का। इब्राहिम सुक्का में कौन से गांव का? धोरन गांव का तज़किरा है। चलिए सवाल नंबर 35 देखेंगे। सवाल नंबर 35 में क्या है? मौलाना आजाद इस्लामी ममालिक के सफर के लिए कब रवाना हुए? 1907, 1908, 1909, 1910। तो कौन कब रवाना हुए थे मौलाना आजाद इस्लामी ममालिक के सफर के लिए? देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसको आप आसानी से मत लीजिएगा। तो कब रवाना हुए? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का 1908 में मौलाना आजाद इस्लामी ममालिक की सफर के लिए रवाना हुए। चलिए वो आपके बोर्ड के एग्जाम होते थे, उसमें सारे बच्चों के सवालात एक एक जैसे होते थे और सबको जो है पास, किसी को फर्स्ट डिवीजन, किसी को थर्ड डिवीजन, किसी को जो है सेकंड डिवीजन कर दिया जाता। लेकिन इसमें डिवीजन का कोई मसला ही नहीं है। आपके नंबर अच्छे होंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, नंबर अच्छे नहीं है तो आप बाहर। तो इसलिए आप कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं, इसलिए इसको सीरियस लेकर तैयारी कीजिएगा। इसको अत्तू, वो कहते हैं नत्तू खैरू समझ करके छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए कि चलो ये हमारे घर की मुर्गी है, दाल बराबर है, वो बोर्ड के एग्जाम में चलता है, इसमें नहीं चलेगा दोस्तों। थोड़ी सी तवज्जो मेरे प्यारो, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। महात्मा गांधी के तलब पर मौलाना आजाद खिलाफत तहरीक के मुश्तरका इजलास में कब शरीक हुए? 1919, 1919, 1920, 1921। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में सही हो जाएगा। यानी 1919, 1919 में जो है मौलाना आजाद महात्मा गांधी की तलब पर खिलाफत तहरीक में शरीक हुए थे। चलिए सवाल नंबर हम देखेंगे 37 देखेंगे। सवाल नंबर 37 में क्या है? सवाल नंबर आजाद हिंदुस्तान में मौलाना आजाद किस ओहदा पर फायज हुए? वज़रात तालीम, वज़रात रेल, वज़रात दाखिला, वज़रात खारजा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। मौलाना आजाद जो है आजादी के बाद सबसे पहले वजीर तालीम मौलाना आजाद ही बनाए गए थे। वजीर तालीम कौन बनाए गए? मौलाना आजाद, जिसको हम क्या कहते हैं? शिक्षा मंत्री। भारत के सबसे पहले, सवाल आपसे इस तरह पूछ देगा, भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन है? क्या बताइएगा आप? शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री कौन है? तो क्या बताएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? वजीर तालीम कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे आप लोग ये मत समझिएगा कि उर्दू क्या पढ़ें, बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। उर्दू तो घर की मुर्गी दाल बराबर है, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर आप कंपिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहा है, आप हमारे साथ जो है सॉल्व कीजिए, देखिए कितने का जवाब आप सही दे पाते हैं। हम जब जवाब देते हैं दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, मुझसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसलिए घर की मुर्गी दाल बराबर समझ करके उर्दू को मत छोड़िएगा, यही उर्दू आपको जो है क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। क्योंकि देखिए सोशल साइंस में नॉन मुस्लिम्स बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसका SC SST मजबूत होता है, साइंस मजबूत हो जाता है, और जो है हिंदी भी इनकी मजबूत हो जाती है, और जो है इसके जो है आपको मैथ से भी अच्छे ही होते हैं। तो आपको इसमें तो कंपटीशन है ही है, लेकिन उर्दू में ये है, उर्दू में अगर आप 50 के 50 में से 50 के 50 ले आते हैं तो ये 100% आपको कामयाबी दिलाएगा। समझ गए ना? थोड़ी सी तवज्जो से आप उर्दू में 50 के 50 ला सकते हैं, लेकिन इस पर कितना मेहनत कीजिएगा, SST पर या जो है साइंस पर या मैथ पर या रीजनिंग पर, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 10 15 20 बहुत, इससे ज्यादा मुश्किल हो जाता है, चाहे कितना तवज्जो दे लीजिए। तो आप क्या कहें, जहां से ज्यादा नंबर आपको हासिल होने वाला उस पर थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो दीजिए। ये नहीं कर रहा हूं कि उसको नहीं पढ़िए, उनको भी पढ़िए, उसके साथ साथ उर्दू पर भी थोड़ी सी तवज्जो ज्यादा दीजिए। चलिए हम सवाल नंबर 38 पे चलेंगे। मौलाना आजाद की वफात कब हुई दोस्तों? मौलाना आजाद की वफात 1956, 1957, 1958, 1955। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1958 ईस्वी में मौलाना आजाद की पैदाइश ये वफात हुई। तो कहाँ वफात हुई मौलाना आजाद की? कहाँ वफात हुई? तो दिल्ली में मौलाना आजाद की वफात हुई। कहाँ पैदा हुए थे? मक्का मुअज्जमा में पैदा हुए थे, मक्का मुअज्जमा में पैदा हुए। कौन? मौलाना आजाद। इनके वालिद कहाँ गए? मक्का मुअज्जमा से कलकत्ता गए थे, वहीं इसकी पले और बड़े और वहीं से परवरिश हुई। ठीक है ना? आपने कौन सा, आपका कौन सा जो है खुतूत का मजमुआ बहुत मशहूर है? तो कौन सा? वो गुबारे खातिर है। गुबारे खातिर कहाँ पे लिखा आपने? तो किला अहमद नगर के जेल में लिखा आपने। ठीक है ना? ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। गुबारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आजाद, लिखा कहाँ गया? किला अहमद नगर के जेल में। पैदा कहाँ हुए? मक्का मुअज्जमा में। वफात कहाँ हुई? दिल्ली में। कौन से ओहदे पर जो है रहते हुए आपकी वफात हुई? तो क्या बोलेंगे? वजीर तालीम के ओहदे पर रहते हुए, वजीर तालीम के ओहदे पर रहते हुए। वफात कब हुई? 1958 ईस्वी में। चलिए हम सवाल नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। अली सरदार जाफरी, सवाल क्या है? अली सरदार, अभी मैं आपके लिए सिर्फ जो है बुक्स क्वेश्चन उठा के लाया हूं, और अगली क्लास में हम ग्रामर आपको एकदम डीपली कराएंगे, और ऐसे जो सवाल पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड कराएंगे। इसलिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं डीएलएड के ताल्लुक से लोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए, या जब मैं लाइव आऊं तो आप तक आपको आसानी से मिल जाए। ठीक है? नहीं किए हुए रहेंगे तो मिलना मुश्किल हो जाता है। अली सरदार जाफरी की वफात कब हुई? 1999, 2000 ईस्वी, 2001, 1998। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अली सरदार जाफरी की वफात दोस्तों 2000 ईस्वी में हुई थी। ठीक है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 38 हो गया, 39 हो गया, 40 देखते हैं। गुफ्तगू शायर किस शायर का है? गुफ्तगू, नज़्म गुफ्तगू आपके निसाब में शामिल होगा। नज़्म गुफ्तगू किस शायर का? नज़्म गुफ्तगू ये किस शायर का बताइएगा? अली सरदार जाफरी, जगन्नाथ आजाद, जोश या चक बिस्तर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुफ्तगू जो है दोस्तों अली सरदार जाफरी का, ये अली सरदार जाफरी की नज़्म है। ठीक है? चलिए सवाल नंबर 41 देखेंगे। सवाल नंबर 41 में क्या पूछा आपसे? सवाल नंबर 41 में पूछा है, रुबाई में अशार की तादाद होती है 2, 3, 4, 5। मैं बता चुका हूं इससे पहले, रुबाई में अशार की तादाद कितनी होती है बताइएगा आप लोग? 4 होती है। कितने? 4। मसनवी में अशार की तादाद कितनी? अशार तो बहुत होते हैं, लेकिन जिस अशार में 2-2 लाइन करके लिखे उसको मसनवी कहते हैं। सुलासी में अशार की तादाद कितनी होती है? सुलासी में अशार की तादाद 3 होती है। ठीक है? चलिए रुबाई हो गया, मसनवी हो गया, सुलासी हो गया। मुखम्मस में अशार की तादाद कितनी होती है? तो 5 होती है। समझ गए ना? ये सवाल आपको पूछ देगा। मुसद्दस किसे कहते हैं? जिसमें 6 अशार हो, 6 अशार हो उसको मुसद्दस कहते हैं। रुबाई किसे कहते हैं? मसनवी किसे कहते हैं? सुलासी, मुखम्मस किसे कहते हैं? ये सारी चीजें आप ध्यान से पढ़िएगा, कहीं से भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है? चलिए सवाल नंबर 42 है। सवाल नंबर 42 में क्या है?
शाम मुलाकात कब तक चलेगी? रात तक, सुबह तक, दिन तक, दोपहर तक। राइट आंसर क्या है? शाम मुलाकात सुबह तक चलेगी। ये नज़्म आप पढ़े होंगे तो याद होगा। शाम मुलाकात कब तक चलेगी? शाम मुलाकात सुबह तक चलेगी। चलिए सवाल नंबर 43 देखेंगे। सवाल नंबर 43 है, आंखों के दिए बुझ जाएंगे मिसरा किस नज़्म से माखूज है? गीत से, बरके कलीसा से, बरके कलीसा से, जो है ये क्या है, इंशा से, ये इंशा से, या मेरा सफर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, मेरा सफर। आंखों के दिए बुझ जाएंगे, ये मिसरा किस मेरे सफर नज़्म से जो है ये माखूज है। चलिए सवाल नंबर 44 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 44 में क्या है? हिंदो पाक के दरमियान दोस्ती, हिंदो पाक के दरमियान दोस्ती की शायर किस तरह कराना चाहता है? गुफ्तगू के जरिया, अमन के जरिया, जंग के जरिया, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गुफ्तगू के दरमियान हिंदो पाक, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती कराना चाहता है। कौन? अली सरदार जाफरी। कौन कराना चाहते हैं? अली सरदार जाफरी। किसके जरिया? शायर, शेर के जरिया। कौन से नज्म के जरिया? गुफ्तगू नज्म के जरिया। चलिए समझ गए आप लोग। चलिए सवाल नंबर 45 देखेंगे। सवाल नंबर 45 में दोस्तों क्या पूछा है आपसे? नस्म खेती की हैयत क्या है? आज़ाद, पाबंद है, और जो उसके बाद मुअर्रा, ये क्या है? मुअर्रा या कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नज्म खेती की हैयत जो है वो आज़ाद है। इससे पहले मैं बताया, ग्रामर की क्लास से देखेंगे। नज्म की कितनी किस्में हैं? नज्म की कितनी किस्में बताइएगा? नज्म की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी है? एक पाबंद नज्म है, एक नज्म मुअर्रा है, एक नज्म मुअर्रा है, और एक नज्म कौन सी है आपको? नज्म पाबंद नज्म, एक आजाद नज्म है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। सवाल नंबर 46 देखेंगे। सवाल नंबर 46 में क्या है? वक्त होता है, उगाता है, पाता है, ये मिसरा किस शायर के नज्म का है? तो जगन्नाथ आजाद, अमीर हनफी, जन्नात आजाद लिखा है। ये जगन्नाथ आजाद है। क्या है? जगन्नाथ, जगन्नाथ आजाद। बताइएगा आप लोग। ठीक है, अमीर हनफी, अली सरदार जाफरी, फैज अहमद फैज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वक्त होता है, उगाता है, पाता है, ये मिसरा जो है अमीर हनफी के शेर का है। चलिए सवाल नंबर 47 देखेंगे दोस्तों। सवाल नंबर 47 में क्या है कि गजल, जिस गजल के तमाम मिसरे में काफिया और रदीफ की पाबंदी की गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे पाबंद नज्म, मुअर्रा, आजाद, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं? जो है पाबंद नज्म कहते हैं। गजल के, देखिएगा, गजल के पहले मिसरे को क्या कहते हैं? गजल के पहले मिसरे को मतला कहते हैं। दूसरे मिसरे को क्या कहते हैं? दूसरे मिसरे को मतले सानी कह लीजिए, मतले सानी कह लीजिए, या शाहे बैत कह लीजिए, या जो है या हुस्ने मतला कह लीजिए। ये दूसरे मिसरे को कहा जाता है। मक्ता किसे कहते हैं दोस्तों? मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता उस शेर को कहते हैं जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। ठीक है ना। चलिए इतनी चीजें आप समझ में आ गई होगी आपको। सवाल नंबर 48 देखेंगे। सवाल नंबर 48 क्या है? 48 में हम बिलाखिर उसके लिए इस मिसरे में हमसे क्या मुराद है? इंसान, हैवान, फसल है, जिन्नात। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इंसान मुराद है। हम बिलाखिर उसके लिए इस मिसरे में हमसे मुराद इंसान है। चलिए सवाल नंबर 49 देखेंगे दोस्तों। 49 में क्या पूछा गया है? शायर के ख्याल में हम किसके लिए है? जमाने के लिए, वक्त के लिए, मौत के लिए, हयात के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शायर के ख्याल में हम जो है वक्त के लिए, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। मोमिन, सवाल क्या है? मोमिन के ऊपर किसका रंग गालिब है? यानी मोमिन खां मोमिन जो है, सवाल क्या है इसमें? मोमिन खां मोमिन, मोमिन खां मोमिन, मोमिन खां मोमिन के ऊपर किसका रंग गालिब है? सादी शिराजी, उर्फी शिराजी, हाफिज शिराजी, कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। मोमिन खां मोमिन के ऊपर हाफिज शिराजी का जो है रंग गालिब है। चलिए तो सवाल नंबर 50 हो गए। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। हम फिर आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप के मोबाइल में जितने ग्रुप्स हैं सारे ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आपके जितने दोस्त से अहबाब हों, क्लास 11, 12, 9, 10, या जो है बीपीएससी, सीटेट, जो भी उर्दू क्लासेस के जिस तरह की भी तैयारी कर रहे हैं, आप उनको हमारे चैनल से जोड़िए। ठीक है, आपका भी भला हो जाए और हमारे इस छोटे मोटे से चैनल का भी भला हो जाए,
ताकि इसके ज़रिया ढेर सारे लोगों की भलाई हो जाए और ढेर सारे लोग इस चैनल से जुड़ करके तैयारी करें। तो अगर आप एक शेयर कर देंगे तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँगा। अगर आप पढ़ लिए हैं, क्लासेस अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, तो मैं बहुत आभारी आपका रहूँगा। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे दोस्तों अगले क्लास में। आप सबका हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए शुक्रिया।